ठीक है, थोड़ा सा दक्खन की तरफ चलते हैं, तेलंगाना देखते हैं। तेलंगाना की स्थिति, कांग्रेस को यहां पर, कांग्रेस के लिए यहां पर मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं खुशखबरी है कि कांग्रेस कहीं पर अगर ये संकेत कहीं दिखा रहे हैं कि कांग्रेस का बोलबाला है तो वो तेलंगाना ही होने वाला है। मैंने जितना पढ़ा, मैंने जिन लोगों से बात करी पंकज सर, मुझे ये बताया गया है कि आज भी गांधी परिवार को लेकर तेलंगाना में एक तरीके से, जिसे आप कहते हैं ना कि थोड़ा सा एक हार्ट टू हार्ट कॉन्टैक्ट है वहां पर। अभी भी लोग गांधी परिवार को मानते हैं, जानते हैं और उनकी तरफ एक झुकाव है। दूसरी चीज मुझे यह बताई गई कि कहीं ना कहीं कर्नाटक की जीत ने एक एक्टिवेट कर दिया सदर्न इंडिया में, खासतौर पर कांग्रेस के काडर को, कि अगर हम एक्टिव होकर साथ मिलकर काम करें तो फिर हम अपनी सरकार बना सकते हैं। तीसरी चीज मुझे यह पता चली कि भारत जोड़ो यात्रा ने भी कई हद तक इस जगह को जोड़ा है। और एक तरीके से चौथा जो एक रीजन आप मानोगे कि राहुल गांधी का राघव रेड्डी पर बहुत ज्यादा भरोसा, चाहे बीआरएस की तरफ से बार बार यह कोशिश होती रही कि नाम खराब किया जाए, छवि खराब की जाए, लेकिन राहुल गांधी ने भरोसा जमाए रखा, उनकी एक तरीके से उनके नेतृत्व में लड़ा। और आज अगर ये संकेत किसी और इशारा कर रहे हैं तो इसका कहीं ना कहीं आप थोड़ी सी कर्टसी राहुल गांधी को भी देना चाहोगे। आपके पास क्या जानकारियां हैं तेलंगाना में, अगर कांग्रेस को आगे दिखाया जा रहा है इन संकेतों में, एग्जिट पोल्स में, तो उसकी प्रमुख वजह क्या है? देखिए, अगर आप मेरे से 6 महीने पहले पूछते कर्नाटक से पहले, तो वहां के आम ये कह रहे थे कि पार्टी है कांग्रेस, पार्टी नंबर 50। कर्नाटक चुनाव अचानक जो बहुत एग्रेसिव नेता थे कि वहां प्रदेश, उनको हटा दिया बीजेपी ने, और बीजेपी ने ऐसे प्रदेश को चुना जिसका बीआरएस के साथ अच्छा रिश्ता था। लोग आरोप लगा रहे हैं, ये मैं नहीं, लोग वहां का कहना है कि बीजेपी विड्रॉ कर गई है वहां चुनाव में बीआरएस के पक्ष में, क्योंकि वोट बटे नहीं, इसीलिए कि, और ये रणनीति है चुनाव के, अगर कांग्रेस आती है जी तेलंगाना में, इसके चुनाव ऑप्शन रहेगा एनडीए के साथ जाए, क्योंकि कांग्रेस के साथ तो जा नहीं सकती, क्योंकि कांग्रेस ने उन्हें हराया है। एक ये रणनीति हो सकती है। दूसरी, आपने कांग्रेस की बात, कांग्रेस का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा है तेलंगाना में जी। जो कांग्रेस 7 से 8% वोट ला रही थी पिछले मई तक, मई के बाद आज के कहा जा रहा है कि कांग्रेस का वोट प्रतिशत 50% से ऊपर जा सकता है। ये बीजेपी के रहने के बावजूद और पूर्ण बहुमत से सरकार बना सकती है कांग्रेस। इसका कारण यह है कि बीआरएस के खिलाफ वहां एंटी इनकम्बेंसी थी, लोग इसे हटाना चाहते थे, लेकिन ऑप्शन नहीं मिल रहा था। ऑप्शन बीजेपी बन सकती थी, लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से विड्रॉ किया अपने आप को खींचा, अब क्या रणनीति है मुझे नहीं क्यों खींचा है, लेकिन बीजेपी के पीछे हटने से जो भी वोटर थे जो हटाना चाहते थे बीआरएस को, वो सीधे कांग्रेस के साथ आके जुड़ गए। और दलित हो, मुझे जहां तक रिपोर्ट है, इस बार मुसलमानों ने बीआरएस को छोड़कर बम्पर वोटिंग की है कांग्रेस के पक्ष में, और एआईएमआईएम को भी छोड़ा है। इसी पे मेरा एक कॉन्ट्रडिक्शन है, क्या मुसलमानों का ज्यादा वोट जो कांग्रेस को मिला है, क्या आपको लग रहा है ये जो आगे का जो इनका मेगा प्रोजेक्ट है, जो इंडिया कैंपेन है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं अब दावेदारियां ऐसी होंगी कि सपा का अपना कहना रहता है कि भाई मुसलमान हमारे पक्ष में हैं, टीएमसी अलग कहती है मुसलमान हमारे साथ हैं, अब कांग्रेस भी इसको लेकर के, तो ये इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको 2024 में, अगर आपके पास एक ऐसा मुस्लिम बहुल इलाका है जहां पर आप बोलो कि यहां पर एक मुस्लिम कैंडिडेट है और टीएमसी ये कहती है कि नहीं जी मुसलमान तो हमें वोट देते हैं, तो अब कांग्रेस के पास भी तेलंगाना जीतकर यह कहने का मौका है कि भाई यहां पर पिछले कुछ समय में अगर आप देखोगे तो मुसलमानों ने हमें भी वोट दिया है, तो यहां पर आप एक स्ट्रेट फाइट में आता हुआ देखोगे दोनों या तीनों पार्टियों को, अगर सपा, टीएमसी और कांग्रेस, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के अलग दावे रहते हैं। ये आपको लग रहा है कि पिक्चर खराब भी कर सकता है, ये यहां पर फायदा जरूर पहुंचाएगा लेकिन बड़ी पिक्चर में ये चीजों को खराब कर सकता है? कर्नाटक में भी यही कहा जा रहा था कि जेडीएस है, मुसलमान कहां है, मुसलमानों ने एक तरफा कांग्रेस को वोट किया। तेलंगाना में मैं वही पैटर्न देख रहा हूं, बीआरएस है, लेकिन जो वहां के रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसके अनुसार मुसलमानों ने कांग्रेस को इस बार वोट दिया है बहुत भारी संख्या में। कारण, पहला कारण तो यह है कि बीआरएस को लगातार वो दे रहे थे वोट, जब से तेलंगाना बना है बीआरएस की सरकार थी, और वहां के जो मुख्यमंत्री थे वो इनएसेसेबल हो गए थे, वो अपने महल में रहते थे, अपनी बेटी को आगे करने की कोशिश कर रहे थे, जनता से दूर हो रहे थे। दूसरा फैक्टर था एआईएमआईएम, वो हैदराबाद से बाहर नहीं निकल सका और टैक्टिकली वो बीआरएस के साथ हमेशा रहता था, ऊब गए थे, उन्हें ऑप्शन चाहिए था।
मुसलमानों को लगा कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है जिसके साथ अगर हम जुड़ जाएं तो भारत के स्तर पर बीजेपी को वो चैलेंज कर सकती है। हम रीजनल पार्टी को कितना भी देते रहे, कोई फायदा नहीं होने वाला, वो कल जाके किधर पलट के जाएंगे कोई ठिकाना नहीं। लेकिन कांग्रेस के साथ हम अगर जाते हैं तो कांग्रेस भी मजबूत होगी या बीजेपी को टफ फाइट देगी। तो ऑल ओवर इंडिया, मैं राजस्थान में भी वो पैटर्न देख रहा हूं, मैं मध्य प्रदेश में भी वो पैटर्न देख रहा हूं, मैंने कर्नाटक में वो पैटर्न देखा और अब तेलंगाना में देख रहा हूं कि मुसलमान का एक तबका जो कि रीजनल पार्टी को दे रहा था वो कांग्रेस की ओर शिफ्ट हो रहा है, इस उम्मीद में कि कांग्रेस बीजेपी को परास्त करेगी। रीजनल पार्टियों के बूते के बाहर है वो चीज। इस वजह से देखिएगा, लोकसभा जब चुनाव आएंगे ना, लोकसभा चुनाव में टैक्टिकल वोटिंग होगी। रीजनल पार्टी का अगर कोई है भी थर्ड फ्रंट फोर्थ फ्रंट का, लेकिन अगर वहां कांग्रेस का कैंडिडेट हो या इंडिया का कैंडिडेट हो तो इंडिया के कैंडिडेट की तरफ मुसलमान शिफ्ट करेंगे, ये दिखेगा बाद में। मैं आपसे एक शख्स के बारे में पूछ रहा हूं, असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के क्यों कर्नाटका में खारिज कर दिया गया। यहां पर आप देख रहे हो चीजें पूरी की पूरी, इसके अलावा उत्तर भारत तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन कर्नाटका में खारिज कर देना, फिर यहां पर भी जिस तरह के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि अगर इन्हीं इलाकों में ओवैसी खारिज हो जाएंगे तो फिर उनकी जगह कहां रह जाएगी भारतीय राजनीति में? एक सवाल जो कि तेलंगाना के मुसलमान रहे थे वो ये कि ओवैसी बिहार में तो जाकर लड़ लेते हैं, वहां 5-6 सीटें जीत जाते हैं, उत्तर प्रदेश में लड़ लेते हैं, महाराष्ट्र में लड़ लेते हैं। आखिर क्या वजह है कि तेलंगाना में जो उनका होम स्टेट है वो हैदराबाद से बाहर नहीं जाते? ये वहां के मुसलमान पूछ रहे थे। इसका कारण उन्हें जो समझ में आया कि ओवैसी जो है वो बीआरएस को सपोर्ट कर रहे हैं। इनडायरेक्टली ये चर्चा थी वहां के मुसलमानों में कि ऑल ओवर इंडिया जहां जहां कांग्रेस जीतने वाली होती है या फिर बीजेपी के सामने जो पार्टी खड़ी होती है वो जीतने वाली होती है, वहां ओवैसी अपना एक कैंडिडेट देते हैं ताकि मुसलमानों के वोट बढ़ जाए। मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए क्या होगा वो के दिन पता चलेगा जिस दिन वोट होगा की काउंटिंग होगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कहीं इस बार ऐतिहासिक लो पर न आ जाए ओवैसी की पार्टी तेलंगाना के चुनाव में। जी 5 से 8 सीटें हमेशा लाते रहे हैं, इस बार का जो एग्जिट पोल है वो कह रहा है कि 8 तो नहीं आने वाला, 4-5 आ जाए बहुत ज्यादा है, क्योंकि मुसलमानों के भी एक तबके में ये मैसेज है कि ये भी लगातार जीत रहे हैं। इन्होंने क्या किया, थोड़ा बदल कर देखते हैं अपने यहाँ कि नया जो आता है वो कैसा होता है। इस वजह से कांग्रेस की ओर शिफ्टिंग हुई है, हैदराबाद में भी हुई है। रिपोर्ट्स यही है, ओवैसी के भाई मतलब हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, उनकी सीट सिर्फ सेफ है, बाकी एआईएमआईएम के जो भी कैंडिडेट है उनकी सीट सेफ नहीं है, कोई भी हार सकता है। मतलब मैं सोच रहा था कि ओवैसी इनोवा लेकर निकलेंगे 7-8 लोगों के लिए, लेकिन आप कह रहे हो कि वैगनार में ही काम चलाना पड़ जाएगा। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि वैगनार, या हो सकता है वो पुरानी एक बुलेट चलाते थे, अब आगे अपने खुद पीछे कहीं भाई को न सिर्फ बिठाना पड़ जाए। जी एक आखिरी सवाल इस पर मेरा यह है कि क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी ने जिस तरीके से प्रचार किया कि योगी आदित्यनाथ 12-12 बुलडोजर्स के साथ चल रहे हैं, हैदराबाद को भाग्यनगर वाली बात, चार मीनार के आसपास मंदिरों के पुनर्निर्माण की बात, क्या आपको लग रहा है कि ये चीजें कहीं ना कहीं खारिज कर दी है पूरी तरीके से तेलंगाना ने? भीड़ बहुत जमती थी, लोग बहुत आते थे, नारेबाजी बहुत होती थी, शोशेबाजी बहुत होती थी, लेकिन जब बात आई कि उस भीड़ को आप क्या वोट बैंक में कन्वर्ट कर पाए हो, तो बीजेपी ने बिल्कुल ही जो है बीजेपी को पूरी तरीके से आईना दिखा दिया गया कि यहां पर शायद ये बुलडोजर, ये नाम बदलने वाली चीजें और ये मंदिर वाली राजनीति नहीं चलेगी। नहीं, बीजेपी ने तेलंगाना में उन्हीं 7-8 सीटों पर फोकस किया जहां वो जीतने की स्थिति में थी, बाकी जो कुछ छोड़ दिया। आप भाग्यनगर की बात करें, वहां टी राजा जहां लड़ रहे थे, वो एक इनके रमन्ना रेड्डी शायद उनका नाम है, बीजेपी के वहां के है, उनकी सीट पर ये इन्होंने फोकस किया है। जी 4-5 ऐसी सीटें थी जिसको बीजेपी जीत रही है, जिसके बारे में एग्जिट पोल से बताए थे, वहां खूब जमकर प्रचार किया। हैदराबाद और ग्रेटर हैदराबाद के जिस इलाके की आप बात करें, ध्रुवीकरण की कोशिश की बीजेपी ने कि या तो हिंदू हमारे तरफ आए या नहीं तो ओवैसी की तरफ चला जाए। मैं ओवैसी परिवार को गालियां दूंगा तो ओवैसी की तरफ मुसलमान शिफ्ट हो जाएगा। जो मैं योगी आदित्यनाथ को उतारूंगा या हिंदुत्ववादी हेमंत विश्व शर्मा से कहीं कहीं प्रचार कराया, वो भी एक या तो ओवैसी को फायदा होता या बीजेपी को फायदा होता। स्थानीय स्तर पे समझ रहे थे लोग इस चीज को, बीजेपी जहां मजबूत है वहां तो वोट इनको शायद मिलेगा, जीत भी सकते हैं, लेकिन जहां जहां इन्होंने सरेंडर किया उसकी भी चर्चा थी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कोशिश थी कि या तो वैसी को फायदा हो जाए नहीं तो बीजेपी को फायदा हो जाए, लेकिन इस बार थोड़े से समझदार निकले हैं वोटर। देखते हैं चुनाव परिणाम जब हैदराबाद या ग्रेटर हैदराबाद का आएगा तो कैसा आता है, लेकिन फीडबैक ग्राउंड पे यही है कि इस बार टैक्टिकल वोटिंग हुई है,
किसकी सरकार बनानी है उसके लिए वोटिंग हुई है और किसको हराना है उसके लिए हुई है। बाकी थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी कोई भी रहे, टीवी पे ज्यादा दिखे, ग्राउंड पे कम।